अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स। आज है हमारा 4th लेक्चर फिजिक्स का। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 का रिव्यू ले लें कि लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हमने सबसे पहले ये देखा था कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया था यहां से लेक्चर नंबर 3। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स को देखा। नेक्स्ट हमने क्या इसमें पढ़ा था, इसमें क्या स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने कंपैरिजन किया था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कि क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने वेक्टर एडिशन की बात की थी कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें हमने थ्रू एग्जाम्पल इसको समझा भी और इसके साथ हमने देखा कि इसको हेड टू टेल रूल के जरिए हम ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल, सही है। तो ये तो था लेक्चर नंबर 3 का रिव्यू कि लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी बुक से देख लेते हैं कि हमने आज जो है कहां से स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर की बात करनी है, जो हमने पहले भी किया था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी मैंने 2 वेक्टर्स जो हैं इनको ऐड किया था। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। तो यहां भी मैंने बताया था कि फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, सेकेंड वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दें और फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये बात हमने कल भी की थी। तो मैं रिपीट कर रही हूं कि यहां पर ये जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिला है, इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर सेपरेटली आपको रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से जो है रिजल्टेंट वेक्टर लिया है या रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं यहां से, अ वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 वेक्टर्स थ्रू हेड टू टेल रूल। तो ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन तो हमने कर ली। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं। 2 वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब्ट्रैक्शन भी हम हेड टू टेल रूल के जरिए ही करते हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए भी हम हेड टू टेल रूल की जो कंडीशंस थी, जो स्टेप्स थे, उनको फॉलो करते हैं। हेड टू टेल रूल, डिफरेंस कहाँ आता है हम वो भी देखते हैं। कल की तरह हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास है वेक्टर ए। ठीक है, और ये मेरे पास है वेक्टर बी। डिफरेंट कलर का ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, ये है वेक्टर बी। तो कल जब हमने ऐड किया था वेक्टर्स को, तो हमने जस्ट क्या किया था, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को मिला दिया था। ठीक है, ये था एडिशन का रूल। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं कि हमने करना क्या। ये था जब ऐड करना था। अब हमें कंडीशन गिवन है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी को ए में से, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम 2 - 1 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल हमने अब बी वेक्टर को माइनस करना है ए वेक्टर में से। इसके लिए क्या रूल है, इसका रूल ये है स्टूडेंट्स कि हम ए वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, प्लस जो बी वेक्टर है उसके साथ हम क्या करेंगे, साइन लगा देंगे माइनस का। ठीक है,
अब माइनस साइन इसके साथ लगाने का क्या मतलब है? आपको याद होगा कि स्टार्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर किसी भी वेक्टर, जैसे वहां पर था हमारे पास स्पीड वाला एग्जांपल थी कि -25 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ एक कार थी, उसकी स्पीड बनाई हुई थी +25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो माइनस और प्लस का साइन है बेसिकली डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी भी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिनली जो वेक्टर हमें दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन को क्या करना है? रिवर्स कर देना है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं अगर -b यानी इसका ऑपोजिट वेक्टर लेना चाह रही हूं तो वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, डिफरेंस कहां आएगा? डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास वेक्टर b आ गया, जिसको मैंने ऐड करना है a के अंदर बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो हम करते हैं इसको। ये है हमारा वेक्टर a, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया जैसे मैंने अभी बताया, इसको हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने हेड टू टेल रूल यूज करना है, जो कहता है कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दो, ठीक है, यही कहता है ना। तो अब हम यहाँ पर कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे? अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो वेक्टर है, अब हमने ये नहीं लेना, ठीक है, ये वेक्टर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये तो +b है, हमने कौन सा लेना है? -b। तो मैं ये -b एज इट इज ड्रॉ कर रही हूं इस डायरेक्शन में। अगर मैं +b लेती तो मुझे ऊपर की तरफ जाना था ना, ऐसे। तो अब -b होने की वजह से मैं कहा ले रही हूं इसको? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ऑपोजिट है b का। हेड टू टेल रूल की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है कि मैंने सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया। अब मुझे चाहिए इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से? तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। कैसे? फर्स्ट वेक्टर जो है उसकी टेल को मिला देंगे सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, क्योंकि यही वो स्टेप था जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए एडिशन में देखा था, ठीक है। तो ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कैसे आया? ये a को -b में ऐड करने से आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ चुके होंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने दो वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास 2 वेक्टर्स थे a एंड b, ठीक है। हमने क्या करना था? इनको सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया? b को रिवर्स कर दिया। यानी हमने कहा था जो साइन होता है बेसिकली वो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर बताता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को रिवर्स किया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन इन्वॉल्व था। नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होने की वजह से इसको रिवर्स किया तो हमारे पास ये फैक्टर जो है ये आ चुका है। ये कैसे आया है? वेक्टर को रिवर्स करने से। अब हमने सिंपल इसको हेड टू टेल रूल जो है उसी को यूज करते हुए हमने इसको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है? a को एज इट इज ड्रॉ किया, b का रिवर्स वाला वेक्टर ड्रॉ किया, और फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से सेकंड वाले हेड की तरफ एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो हमें रिजल्टेंट देता है यूजिंग हेड टू टेल रूल जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसको अब बुक से टैली कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि जिसका सेम इफेक्ट हो, जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वेक्टर्स दैट हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिकल रूल से समझते हैं कि 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है। अब कोई कहे कि आपके पास 5 रुपीज है या आपके पास 2 + 3 रुपीज है, बात तो एक ही होगी ना, सेम इफेक्ट होगा। यही बात वेक्टर्स में की हुई है कि हमारे पास a + b वेक्टर्स हैं या हमारे पास r वेक्टर है जो इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है, ठीक है। तो सेम इफेक्ट है, इसलिए हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ आ गई बात की? चलें अब आगे चलते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। वही सिंपल सी एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपके सामने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि a वेक्टर था, ठीक है, ये b वेक्टर है, ये ओरिजिनल b वेक्टर है, सही है, ये ओरिजिनल b वेक्टर था। लेकिन हमने क्या करना था? हमने a - b करना था। इसके लिए हमने क्या किया? b की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब b की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डायरेक्शन इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है फर्स्ट वेक्टर के हेड से, तो ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया सेकंड वेक्टर की टेल को, जो कि रिवर्स है इस b का। उसके बाद हमने क्या किया? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये हमें क्या बता रहा है कि हमने
ए में ऐड किया है नेगेटिव ऑफ बी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक होगी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। अब हमने एडिशन में देखा था कि जो एडिशन होती है वेक्टर्स की वो क्या थी, कॉम्यूटेटिव थी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव थी। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब मैंने समझाया था, कॉम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी जो है उनका रिजल्टेंट इक्वल आता है b प्लस ए के। ठीक है, ये हमने देखा था वेक्टर एडिशन के अंदर। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं, हम 2 वेक्टर्स लेते हैं। ठीक, मेरे पास है वेक्टर a, ठीक है, और मेरे पास है वेक्टर b, दिस इज वेक्टर b। फिर हम इसको जरा डिफरेंट कलर का ले लेते हैं ताकि जो है डिस्टिंक्शन हो हमारे पास, कलर से ही आपको आइडिया हो जाए। ये है हमारे पास वेक्टर b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, b माइनस ए के इक्वल। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एडिशन में ये प्रूफ किया था कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, जस्ट माइनस के साथ आ गई है। तो हम देखते हैं कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है, क्या ये प्रॉपर्टी और ये कंडीशन होल्ड करती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाली साइड प्रूव करते हैं a माइनस बी। a माइनस बी के लिए हमें इसका रिवर्स वेक्टर चाहिए, तो ये मेरे पास माइनस बी आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, a में ऐड कर देना है इस रिवर्स वेक्टर को, यानी कि माइनस बी को। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम a वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, a वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ किया, बी वेक्टर का ये जो रिवर्स वाला वेक्टर है इसको मैंने मिला देना है यहाँ पे, यानी फर्स्ट की हेड के साथ सेकंड की टेल होनी चाहिए। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि फर्स्ट वाला जो है उसकी टेल से सेकंड वाले की हेड की तरफ ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन कौन सी है, a माइनस बी, ये वाली साइड हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, b में से माइनस करना है a को। तो याद रहे स्टूडेंट्स, 2 वेक्टर्स आपने याद रखना है कि 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर तो इक्वल और मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन के हैं, लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम देखते हैं कि b में से जब a को माइनस करेंगे तो क्या इसी मैग्नीट्यूड और इसी जो है डायरेक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर b को एज इट इज, वेक्टर b कौन सा है, ये वाला जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर b को एज इट इज ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये वेक्टर b को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर a का रिवर्स चाहिए, इस तरह से हमें चाहिए माइनस a। ठीक है, तो ये मैंने माइनस a ले लिया। अब अगेन हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसके हेड से टेल मिला देनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस a। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, b, ये है b। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट के लिए मैं कलर ये वाला यूज कर लेती हूँ। चलें जी, अब जब मैंने फर्स्ट की टेल को सेकंड के हेड से मिलाया तो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप गौर करें तो पहले हमारे पास डायरेक्शन कौन सी आ रही थी, ऑपोजिट। ठीक है, ये राइट साइड पे जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो यहां से जो रिजल्टेंट निकला है जो कि b माइनस ए के इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, इसलिए हम कहते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके समझा भी दी। नेक्स्ट है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर अलोंग दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, 2 वेक्टर्स जो है उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी जब वो सेम डायरेक्शन में है, और वही मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसे भी ड्रॉ करके देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे चैप्टर का स्टार्ट है, तो मेरे ख्याल में मैं आपको चीजें ड्रॉ करके बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। 2 वेक्टर्स ले लेते हैं a, ठीक है, और सेकंड वेक्टर ले लेते हैं b। ठीक है, सेम डायरेक्शन मैंने ले ली इनकी, सही है। अब उसमें हमारे पास जो लाइन अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करके देखते हैं।
ए में मैंने ऐड किया है बी, ठीक है। इसकी हेड से मिलाना है इसकी टेल को, तो ये इसके हेड से मिला दिया इसकी टेल को। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना था? रिजल्टेंट हमने ऐसे ड्रॉ करना था कि फर्स्ट की टेल से यहां तक, इसके हेड तक। तो ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ये भी 3 मैग्नीट्यूड का है, ये भी 3 मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट कितने का होगा? 6 मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी। अब अगला ये तो पॉइंट प्रूव हो गया कि मैक्सिमम कंडीशन है। आप कोई भी और कंडीशन लेंगे तो उसमें आपके पास थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो जो है डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, ऑपोजिट ना हो तो कोई भी और डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में है वेक्टर, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो वहां पर जो है हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा 6 से लेस होगी। ये मैक्सिमम केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगी वेक्टर्स की। फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है। दोनों की मैंने डायरेक्शन क्या ले ली है? ऑपोजिट। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो किस तरह से मिनिमम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए वेक्टर है, इसके हेड के साथ मैंने ज्वाइन करना है इसकी टेल को, तो ये मैंने इसकी टेल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये देखें स्टूडेंट्स। अब मुझे बताएं कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना था। फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक, तो ये तो वही पॉइंट ही बन गया, एक पॉइंट बना ना, तो ये तो मिनिमम केस हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा केस है? मिनिमम केस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कौन सा केस है? मैक्सिमम केस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से मिनिमम और मैक्सिमम को हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन मैं बता रही हूं कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर नंबर क्या है, ठीक है। स्केलर नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ये सारे स्केलर नंबर्स हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को, वेक्टर क्या था, अब आप याद करें। मुझे अगर क्लास हमारी रेगुलर हो रही है तो मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि वेक्टर क्या था, डिफाइन करें। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ये वो था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो इस तरह की एक क्वांटिटी को हमने जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या इफेक्ट होगा इस वेक्टर पे? हम कहेंगे कि इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है, 4 है, और ये इस डायरेक्शन में, सही है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ, तो ये 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? ये 3 इसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैं कहूंगी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 12 का हो गया है, ठीक है। तो वही चीज हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से भी, ऑब्वियसली किसी भी नंबर से कर सकते हैं। करेंगे कैसे? नीचे वाली आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताया है कि मैग्नीट्यूड जो है वो इतने टाइम इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने n से मल्टीप्लाई किया, यहां पर मैंने आपको कहा n मैंने लिया है 3, और a जो वेक्टर है वो मैंने कितना लिया है? 4। तो मैं कहती हूँ कि जब n एक नंबर को मैं a वेक्टर जो कि 4 मैग्नीट्यूड का है और उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्टेंट मेरे पास 12 यूनिट्स आएंगे। अगेन जो वेक्टर बनेगा वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड ये हो जाएगी और डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये केस है कि जब हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप यहां पर भी देख सकते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया a, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये डबल हो गया मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन सेम रही। इसी तरह जब इस वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम रही, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी हम किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास a की मैग्नीट्यूड है 3, तो यहाँ पर जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मैग्नीट्यूड हो गई? 6, तो इसका डबल हो गई, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगी? 9, इसका ट्रिपल हो गई। समझ आ गई बात की? इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन का क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मेरे पास a वेक्टर है, सही है।
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स। ओके, अब 2 यूनिट्स मैग्नीट्यूड के एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं -1 के साथ। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई होगा इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, रिजल्टेंट क्या आएगा -2। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, माइनस किस लिए लगाते हैं, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड उस ए वेक्टर की इंक्रीज हुई है 1 टाइम, यानी नहीं इंक्रीज हुई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें सेम ही रहता है, लेकिन नेगेटिव साइन आ गया है हमारे पास। और नेगेटिव साइन क्या रिक्वायर कर रहा है कि हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। समझ आ गई बात स्टूडेंट्स? इजी सी बात है कि हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव आ गया, और उस नेगेटिव ने ये रिक्वायर किया कि हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 2 मैंने कंसीडर की थी, सपोज किया खुद से, तो इसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड 4 टाइम, या मैग्नीट्यूड जो 2 थी वो 4 हो जाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग वेक्टर जो होता है वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, whose dimensions are equal to the product of dimension of n and a। डायमेंशंस मतलब यानी अगर हमारे पास n एक जो है वो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट वैसे हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप समझ लें कि दोनों तरफ जो क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, ठीक है, डायमेंशन से आप ये मुराद ले लें कि दोनों तरफ जो क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें, P M और V को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। P क्या होता है हमारे पास, P होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वैसे मैं आपको डायमेंशंस के बारे में चैप्टर नंबर 1 जब हम स्टडी करेंगे तो डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसे रिजेंबल कर रही हूँ यूनिट्स के साथ। ठीक है, कि यूनिट्स सेम रहते हैं दोनों साइड्स पे। अच्छा, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि P मेरे पास है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कैसे हम लेते हैं, किस तरह से हासिल करते हैं, हम वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर 1 मैस के साथ। ठीक है, स्टार्ट में मैंने एग्जांपल में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी है मैस। क्यों मैस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी बॉल का अगर हम मैस कंसीडर करें तो 2 kg फॉर एग्जांपल आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। हालांकि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, आपकी कार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही होगी, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन को भी ले रहे हैं साथ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें आगे देखते हैं हम कि मैस का यूनिट क्या होता है। अच्छा, यहां से पहले लीनियर मोमेंटम का यूनिट देख लें कि लीनियर मोमेंटम जो है इसका यूनिट हम क्या लेते हैं, लीनियर मोमेंटम का हम यूनिट लेते हैं kg मीटर पर सेकेंड। इस तरफ आ जाए, मैस है हमारे पास स्टूडेंट्स kg और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट एक दफा लिख के दिखा देती हूँ कि इनके लिए डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको समझना है, क्योंकि ये चैप्टर 1 का आर्टिकल है और उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे डायमेंशंस होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपको राइट डाउन करके दिखा देती हूँ कि केजी जो है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम डायमेंशन हमेशा किसी भी क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, केजी के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं, मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल L, और सेकंड के लिए हम कैपिटल T यूज करते हैं। ठीक है, इसकी पावर -1 है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। सही है, इस तरफ चले जाएं तो यहां भी अगेन केजी जो है वो हमारे पास कैपिटल M है। सही है, और मैस कैपिटल L और पर T। ठीक है, 1। सही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि डायमेंशंस दोनों तरफ सेम है, और डायमेंशंस तभी सेम होंगी जब यूनिट सेम होंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू ma के थ्रू भी इसी चीज को बताया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
एंड टाइम स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो इम्पल्स बनता है। और यहां पर भी इनके यूनिट सेम होते हैं, दोनों साइड्स पे यूनिट सेम होते हैं तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ठीक है, अभी हमने देखा कि एक वेक्टर है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें उसके पास। मैं कहती हूं उसके पास मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो क्या है, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो क्या करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली, क्या इसका इफेक्ट होता है मैग्नीट्यूड पे, तो हम कहते हैं कि ये वन टाइम मैग्नीट्यूड होती है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से होगा कि वन टाइम मैग्नीट्यूड इन दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी अगर हम बात करें तो ये देखें 2 डायमेंशनल, ठीक है, सही है। अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम किस तरह से बता सकते हैं, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, या हम उसकी डायरेक्शन को किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जब भी कोई वेक्टर होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके साथ हम आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी जो वेक्टर है वो अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो हम उसकी साथ जे यूनिट वेक्टर जो है वो राइट डाउन करेंगे। इसी तरह स्पेस में जब हम चले जाते हैं तो आपको पता है ये वेक्टर किस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ इस तरह से होता है, 3D ज्योमेट्री को हम प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये वेक्टर जो है ये ड्रॉ किया है, ये जो एक्सिस है ये ड्रॉ किया, और इसके लॉन्ग यानी जी एक्सिस के लॉन्ग जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वेक्टर जो है उसको हमने ड्रॉ करना है, हमने प्लेस करना है, तो हम कहेंगे कि इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम इसे इस तरह से यूज करते हैं, सही है। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें आई यूनिट वेक्टर यूज होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर वो मूव कर रहा है, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर वाई और जी के लॉन्ग हम डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट वेक्टर्स को यूज किया जाता है किसी भी वेक्टर को लोकेट करने के लिए या वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हमें यूनिट वेक्टर जो है फाइंड आउट करना होगा। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि हम किसी भी वेक्टर जो है उसके, जैसे ए वेक्टर है मेरे पास, उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, ये कैप साइन लगा दूंगी, और इसको किसके इक्वल लिखेंगे, दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब यहां से हम इसको समझ भी सकते हैं कि ऐसे क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम बेसिकली जस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि इस पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दो इसकी मैग्नीट्यूड पे, तो हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगी, सही है। तो वन टाइम जो है मैग्नीट्यूड होती है इसकी इन दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो यहां से हमें वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इजीली। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको जरा टैली कर लें बुक से कि यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास। अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। तो यही हमने देखा कि अगर इस वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करें तो मैंने आपको कलर चेंज करके बता दिया कि वो क्या होगा, वो इसी वेक्टर का पार्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड 1 टाइम। तो समझाने के लिए मैंने आपको कलर चेंज करके यहाँ पर बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पर हम फॉर्मूला देख लें कि फॉर्मूला किस तरह से है। कैप साइन या फिर हम क्या कहते हैं हैट के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। आपको डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना होगा, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा और किस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाउ डज सब्ट्रैक्शन
subtraction of two vectors is different from addition. ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम. शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, एमसीक्यू इसका हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मैक्सिमम कब होता है, रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम केस क्या है और रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम केस. ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन यूनिट वेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर. मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे. आई होप कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. बुक से आप एक दफा खुद भी रीड करके देखिएगा. ठीक है, और साथ साथ इसको कवर करते जाइए ताकि आपके लिए एंड पे जो है प्रॉब्लम ना हो. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास इससे आगे स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.